एक टॉपिक है बैंक में आता है आपके, और ये बैंकिंग के पेपर में आता है, और इसका जो मिनिमम मार्क्स होता है, ये मिनिमम कम से कम 5 मार्क्स का तो आता ही आता है पी के पेपर में, और मेंस में भी ये पूछा जाता है आपके। ठीक है, क्योंकि में तो वाई ही आएगा डेफिनेट है। और अगर पीओ में ये 5 नंबर का नहीं पूछा जाता है तो ये कम से कम 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, बट एग्जाम में ये पूछा जाता है ये जो टॉपिक। इस टॉपिक पे 2 से 3 तरीके की क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो बनता है जिसपे सबसे पहले आपका स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट के बाद ये आपसे कंक्लूजन के लिए पूछता है। ठीक है, और इसी चीज को ये दोबारा कोडेड के फॉर्म में पूछ सकता है। तो ये तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के, नॉर्मली इजी होते हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं। हमको स्टेटमेंट देखना होता है और बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो जान लेते हैं कि बेसिक चीज़ क्या होती है क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ साइन का यूज़ करते हैं। साइन के बारे में आपने पहले भी कभी पढ़ा रखा होगा, देखते हैं वो साइन कौन से हैं। जैसे ये साइन है, इसको मैं बोलूँगा ग्रेटर दैन, है ना, ग्रेटर दैन। ये हम लोग बेसिक मैथ में पढ़ते हैं बेसिक क्लासेस में। सपोज मुझे अगर 8 और 10 का कंपैरिजन करना हो तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं इसे कुछ ऐसे लिखूंगी कि 10 इज ग्रेटर देन 8, है ना। इसी तरीके से होता है लेस देन का। सेम कंपैरिजन अगर करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और इससे फिर बाकी के साइन बनते हैं, है ना। जैसे अगर मैं एक साइन होता है इक्वल टू का, बताइए सबको, और इसके बारे में एक साइन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये जो साइन है ये ग्रेटर भी हो सकता है और ये इक्वल टू हो सकता है। इसके अलावा साइन होता है आपका लेस देन एंड इक्वल टू का। ये साइन आपको बताता है कि लेस भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये बेसिक साइन है, ये इनका तो यूज होता ही होता है, नॉर्मली होता है। बट अगर मैं मेंस के पेपर में बात करूँ तो मेंस के पेपर में ओरिजिन साइंस का यही रहता है, बट कुछ अलग तरीके से उन साइंस को पूछता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ उन्होंने ऐसा लिख दिया, है ना, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा ग्रेटर देन हो सकता है, या ये लेस देन हो सकता है, या इन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया, कुछ इस तरीके से लिख दिया, है ना, तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये ग्रेटर नहीं है, है ना। ग्रेटर नहीं क्या हो सकता है, ये लेस हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, ये इक्वल टू भी हो सकता है। या कुछ अगर मैं ऐसा लिखूँ, ये लेस देन और इक्वल टू नहीं है, मतलब ये ग्रेटर देन। तो ये साइंस के बारे में, ये बेसिक साइंस है, इनका हम यूज इस चैप्टर के लिए करें। अब देखिए, अगर एक छोटी सी मैं इक्वेशन लूँ, इसको मैं स्टेटमेंट बोलूँगा। सपोज मैंने लिया A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C, और मैं आपसे अगर कंक्लूजन में पूछूं A इज ग्रेटर देन C और दूसरा कंक्लूजन पूछूं B इज ग्रेटर देन C, तो देखिए यहाँ पर मैं 2 तरीके के साइंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्रेटर देन लगाया और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगाया है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ A और C के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूँ, तो इससे पहले हम कुछ डायग्राम इसके समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक बार ग्राफ लिया, ठीक है, और छोटा सा बार ग्राफ लिया, और बार ग्राफ पे मैंने एक A का बार बना लिया। ठीक है, ये हमारा बार हो गया A का। अब कह रहा है आपसे कि A बड़ा है इससे, B से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक B का बार लूँगा और इस B के बार को कुछ ऐसा बनाऊँगा। ये बार आपको दिख रहा है A बड़ा है। अब B के लिए कह रहा है कि B क्या है, बराबर है और बड़ा है इससे, C से, तो C के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ये C से बराबर हो गया, और ये इससे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि जो A है, A और C का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे A क्या दिख रहा है, A C से मुझे बड़ा दिख रहा है। तो मतलब मैं क्या कहूँगा कि हाँ A ग्रेटर देन C। बट अगर मैं B और C के बिहाफ पे बात करूँ तो देखो यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं कि B बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो इस चीज़ को मैं पूरी तरीके से हटा दूँ। ठीक है,
डायग्राम जस्ट समझाने के लिए था। हमें करना क्या है, हमें किस तरीके से करना है, ये जो है इस तरीके से कैसे करना, अब ये देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने अभी साइंस के बारे में पढ़ा था ना, तो ये ग्रेटर देन का साइन था, ये लेस देन का साइन था, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ये लेस देन और इक्वल टू का, ये इक्वल टू का। तो इन साइन के लिए कुछ प्रायोरिटी होती है ना। जैसे ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा का मतलब वो बड़ा ही होगा, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि वो छोटा हो या बराबर हो, है ना। वो 100% बात कर रहा है कि वो क्या है, वो बड़ा है। तो मैं इसको कहूँगा कि ये 100% बात कर रहा है कि ये डेफिनेटली बड़ा है, इसकी किसी भी तरीके की कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोटा या बराबर। सेम मैं बात करूँ लेस देन की, है ना, तो लेस देन भी 100% ही बात करेगा, ये छोटा है, ना ही ये बड़ा हो सकता है, ना ही ये बराबर हो सकता है। फिर तीसरे पे आता है ग्रेटर देन और इक्वल। ये दो तरीके की बातें करता है। ये कह रहा है ये बड़ा भी हो सकता है और ये बराबर भी हो सकता है, मतलब इसका हिसाब किताब कुछ 50-50 वाला है। ये बड़ा भी हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है। तो इसको मैं कहूँगा कि ये जो साइन है ये 50% का साइन। सेम ये साइन, ये लेस की बात कर रहा है और इक्वल टू की बात कर रहा है, तो सेम ये भी साइन कितने परसेंट का होगा आपका, 50% का साइन होगा। और जो लास्ट में इक्वल टू आता है, इसको हम लोग रखते हैं इन सब के बाद, ये जो साइन आता है ये रखता है पे थर्ड प्रायोरिटी पे, ठीक है। मीन्स पहली प्रायोरिटी पे मैं इनको कंसीडर करूंगा, दूसरी प्रायोरिटी पे मैं इस साइन को कंसीडर करूंगा, और थर्ड प्रायोरिटी पे मैं इक्वल टू को कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो उसी बिहाव पे ए के बाद बी है, ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, 100% की बात कर रहा है। फिर बी से सी पे हम लोग गए हैं, फिर 50% की बात कर रहा है, और ए से सी से पूछ रहा है, ए और सी के बीच में कंपैरिजन क्या है, तो हमको क्या लिखा कि ए और सी के बीच में 100% का साइन मिल रहा है, जो कि हमको चाहिए था। तो ये क्या हो गया, डेफिनेटली करेक्ट हो गया। सेम बी और सी की अगर बात करूँ तो हमको चाहिए था 100% का साइन, बट हमको मिल रहा है 50% का साइन, है ना। पहली प्रायोरिटी की चाहिए था और तीसरी प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी हमको मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन हमारा रॉन्ग। एक बात तो ये थी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखूं, ए और बी का तो हमने देख ही लिया है। अब कह रहा है बी से सी की ग्राफ में भी कि बी क्या है, बी छोटा है या बराबर है किससे, सी से। तो ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, सी को बी के बराबर कर देते हैं, और एक बार क्या कह रहा है कि बी छोटा है। तो बी छोटा है सी से, तो सी यहाँ भी आपका हो सकता है ना, बी छोटा हो गया सी से। या अगर मैं कहूँ सी कुछ ऐसा भी हो सकता है ना। फिर अगर मैं आपसे कंक्लूजन की बात करूं, उन्हीं कंक्लूजन की कि ए इज ग्रेटर देन सी या ए इज लेस देन सी। तो देखो हमें ए और सी के बीच में क्या दिखलाई दे रहा है कि अगर मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ तो एक बार मुझे ए बड़ा दिखलाई दे रहा है ना। एक बार मुझे ए क्या दिखलाई दे रहा है, बड़ा दिखलाई दे रहा है आपसे कि ए सी से बड़ा है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो, सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो क्या दिखलाई दे रहा है, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि ए सी से बड़ा है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि ए सी के बराबर है, और अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि ए सी से क्या छोटा है। तो कहने का मतलब ये है इस पे कि जब भी किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का मतलब ए एंड सी, जब भी किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच का साइन अपोजिट हो, मतलब उनका जो बीच का फ्लो वो यूनिडायरेक्शनल ना हो। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने का मतलब है कुछ ऐसा कि ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, इक्वल टू हो, अगेन ग्रेटर देन हो। ये जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एक ही दिशा में, है ना। बट अगर ये फ्लो यूनिडायरेक्शनल ना हो, कुछ ऐसा हो, है ना, यहाँ से क्या हुआ, फ्लो चेंज हो गया। तो अगर किसी भी दो एलिमेंट के बीच में फ्लो यूनिडायरेक्शनल ना हो, और अगर हम उन एलिमेंट्स के बीच का कंपैरिजन करें तो वहाँ पर तीन तरीके की पॉसिबिलिटी आती है। पहला क्या कि वो पहला एलिमेंट बड़ा हो सकता है, दूसरा वो बराबर हो सकता है, और तीसरा वो छोटा हो सकता है। तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ आपसे कि क्या ए सी से डेफिनेटली बड़ा है, तो ये नहीं होगा। इसकी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अगर मैं डेफिनेटली कहूँ तो नहीं होगा। सेम ए सी से छोटा है तो ये हो सकता है, बट अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो नहीं हो, ठीक है। तो दो चीज़ें आती हैं जब एलिमेंट्स के बीच में फ्लो यूनिडायरेक्शनल नहीं रहता। अब इसी में एक चीज़ और आती है, इसको मैं बोलूँगा। सपोज मैंने एक
कंक्लूजन और ले लिया, कंक्लूजन नंबर 3 और वहाँ पर कुछ इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, हमारे पास 3 तरीके के कंक्लूजन आ गए और एक तो मैंने हटा दिया। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूँ, पहले और तीसरे के बीच में बात करूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखा है कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट जैसे पहला एलिमेंट ए और सी, दूसरा एलिमेंट क्या ए और सी, एलिमेंट है, ठीक है, इनके बीच के जो साइन है ना, तो इनके बीच में साइन पहला क्या मिल रहा है मुझे, ग्रेटर देन मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है मुझे, लेस देन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, इक्वल टू मिल रहा है। तो यहाँ मुझे तीनों साइन मिल रहे हैं, है ना, और एलिमेंट क्या है, सेम है, ठीक। और एक कंडीशन है कि जब ये क्या नहीं हो रहा है, ये डेफिनेटली रॉन्ग भी नहीं हो रहा है, ये डेफिनेटली रॉन्ग हो रहा है ना। तो जब भी ऐसी कंडीशंस रहती हैं तो इस केस पे आइदर और की कंडीशन क्रिएट होती है कि जब भी एलिमेंट्स के बीच में अगर हमको फ्लो यूनिलैटरल नहीं मिल रहा है तो हम उनके बीच में ये बता सकते हैं कि बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको तीनों बातें मिल रही हैं, फिर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे इस केस में, आइदर और लगा देंगे, ठीक है। तो इसी में एक छोटा सा पार्ट था आइदर और का, आइदर और का यूज हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपको एलिमेंट्स सेम मिलेंगे, ठीक है, और कंक्लूजन आपके 100% रॉन्ग नहीं होंगे, और तीनों जो मैक्सिमम साइंस है ना, मैक्सिमम पॉसिबल साइंस आपको मिलेंगे। अब मैक्सिमम पॉसिबल साइंस का मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार ये तीनों साइन मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई स्टेटमेंट ऐसा लिखा हो जैसे, फिर अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या a इज ग्रेटर देन c या a बराबर c है, तो अगेन यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर भी आइदर और लगेगा। क्यों आइदर और लगेगा, क्योंकि a बराबर b, तो मैं b की जगह a को रख सकता हूँ। अगेन क्या मिल गया मुझे, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c। तो यहाँ पर देखो दो चीजें मिली, दो एलिमेंट्स हमको मिले, दो साइंस मिले कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि तीनों एलिमेंट ही हैं तभी आइदर और बनेगा, तीनों साइन ही है तभी आइदर और बनेगा। मैक्सिमम पॉसिबल साइन हो सकते हैं, वो तीन हो सकते हैं और वो दो भी हो। तो ये एक छोटा सा पार्ट था इनइक्वालिटी, ओके। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखी हुई है, a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, कॉमा तक लिखा हुआ है कि b इक्वल टू b इज ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं कि g इज ग्रेटर देन c, और दूसरा दूँ अगर आपको मैं कि g इज ग्रेटर देन तो हमने एक इक्वेशन ली, है ना, दो इक्वेशन को बाई पार्ट में काट दिया। नॉर्मली पेपर में सिंगल इक्वेशन आती है, हमने दो इक्वेशन को बाई पार्ट कर दिया और हमें इसमें चेक करना है। इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, देखो हम इस इक्वेशन को नॉर्मली लिख देंगे, जैसे b बराबर d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g। अब ये क्या लिखा हुआ है, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, मतलब b क्या है, c से बड़ा है या बराबर है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, c जो होगा वो b से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। सेम a इज ग्रेटर देन b, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि a b से बड़ा है या b a से छोटा है। अब मैं यहाँ चेक करूँगा g से c, g हमको ग्रेटर देन चाहिए किससे, c से, तो मुझे क्या मिल पा रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। मुझे चाहिए 100%, मुझे क्या मिल रहा है 50%, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर मुझे चाहिए क्या, d से a, d चाहिए ग्रेटर देन किससे चाहिए, a से। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल पा रहा है, यहाँ पर मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। d बराबर b और b से क्या है, फ्लो हमारा डिफरेंट है, तो मैं इसको भी सही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था पहला तरीका। अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, सपोज करो ये जो साइन है हमारे, ये हमारे कुछ साइन है,
इन साइन को आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि जो साइन है ये गेट के हैं और इनका फेस खुला हुआ है ना, तो इनका फेस ओपन है, इसका फेस ओपन है, इसका फेस ओपन है, इसका फेस क्लोज, इसका फेस क्लोज है। तो अगर मुझे एंट्री करनी होगी तो मैं यहाँ से एंट्री कर पाऊंगा, मैं यहाँ से एंट्री कर पाऊंगा, यहाँ से भी एंट्री कर पाऊंगा, बट मैं इस साइड से एंट्री नहीं कर पाऊंगा और इस साइड से एंट्री नहीं कर पाऊंगा। एंट्री करने का मतलब है कि हमको एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाना है और बीच में हमारे यही साइड हमको देनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, हमको जाना है G से C और मिलना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी का साइन 100%। तो देखिए मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा पहले G से B, ठीक है गया। अब इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, B से C। मैं चला तो गया लेकिन मुझे ये 100% का साइन नहीं मिला, मुझे क्या मिला 50% का साइन मिला। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये इक्वेशन मेरी, ठीक है। फिर मैं अगर इस पे आऊँ तो यहाँ मुझे D से A जाना है और साइन चाहिए 100% का, तो मैं अगेन क्या करूँगा, मैं D से B जाऊँगा और B से देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गेट क्लोज है ना, ये गेट क्या है क्लोज है, तो मैं यहाँ से एंट्री नहीं ले पाऊंगा, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम इन क्वेश्चंस को देख करके भी कर सकते हैं विद इन सेकंड्स कि ये हमारा सही होगा, ये हमारा ये गलत होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था इनइक्वालिटी का, वो आपने अभी देख लिया। इसके बाद मैं एक टॉपिक और लूँगा, सारे एग्जाम्स में आता है, बैंक का हो, SSC का हो या किसी भी वनडे एग्जाम्स को, सब में पूछा जाता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक के एग्जाम पे। एग्जाम में हमेशा इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मिनिमम। प्री में भी पूछेगा, मेंस में भी पूछेगा, और अगर ये क्वेश्चन मेंस में आया तो पूछने का तरीका अलग हो जाता है, तब वहाँ ये क्वेश्चन कम से कम 5 to 6 मार्क में चला जाता है। हो सकता है आपको 4 क्वेश्चन दे दे, 3 क्वेश्चन ऐसे दे जो दो नंबर के हों, और 2 क्वेश्चन ऐसे दे दे जो एक नंबर का हो सकता है 8 नंबर का चला जाए, ऐसा भी होता है। तो अब देखते हैं कि ये पेपर में पूछा किस तरीके से जाता है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस 2 तरीके से पूछी जाती है। डिस्टेंस आपकी 2 तरीके से पूछी जाती है। पहला तरीका है वो आपसे पूछेगा कि टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस का मतलब हम किसी प्लेस से इनिशिएटिव में चलना स्टार्ट किए और कुछ लेफ्ट टर्न लिए, कुछ राइट टर्न लिए, सर्टेन डिस्टेंस चली, और आपसे पूछेगा कि फाइनली आप इस पोजीशन से स्टार्ट हुए हो और फाइनली आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो वहाँ से इस पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक आपको टोटल डिस्टेंस कितना है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो है वो पूछता है आपसे कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा आपसे, या हो सकता है पूछते हैं कि शॉर्टेस्ट रूट, है ना। ये दो चीजें बात करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट रूट क्या है। सपोज करो एक एग्जांपल एक बताता हूँ कि कोई पर्सन है, वो क्या करता है, ईस्ट साइड जाता है 5, फिर नॉर्थ जाता है अगेन 5, है ना। तो आपसे पूछ लेगा कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी टोटल डिस्टेंस कितना, तो आप क्या बताओगे, सर 5 and 5 10, ठीक। और आपसे पूछेगा मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो मिनिमम डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जो इनिशिएशन और एंडिंग पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, जैसे पॉइंट ए टू सी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लेंथ का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, इसको ऐड कर देंगे, हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे, यही हमसे निकालना है, ठीक है। तो ये तो बात रही डिस्टेंस की। अब बात करता हूँ मैं डायरेक्शन की। तो जो डायरेक्शन है वो 4 तरीके की होती है बेसिक, अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं सब डायरेक्शन की बात करूं तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट, सेम साउथ एंड ईस्ट का साउथ ईस्ट, सेम साउथ एंड वेस्ट का साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट का नॉर्थ।
अब अगर मैं इनके बीच के एंगल की बात करूँ, है ना, तो हम क्या जानते हैं कि सर्किल होता है, सर्किल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, सर्किल को अगर मैं हाफ कर दूँ, सर्किल को अगर मैं हाफ कर दूँ तो जो लाइन बनेगी कितने डिग्री की बनेगी, 180 डिग्री की। अगेन अगर मैं इस लाइन को हाफ कर दूँ तो जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और अगेन अगर मैं इस एंगल को हाफ कर दूँ तो एक सब एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। तो ये जो दो डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है ये होता है आपका 90 डिग्री का, और जो इनके बीच का सब एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री का। ये लाइन है ये होती है 180 डिग्री की, और जो टोटल सर्किल होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ जब भी हमको डायरेक्शन में जाना होता है कहीं तो हम कुछ तरीके से बात करते हैं। सपोज मुझे जाना है कहीं तो मैं आपसे क्या बात करूँगा कि आप टर्न लो, है ना, टर्न लो। कैसा टर्न लो, हो सकता है आप लेफ्ट टर्न लो, जो टर्न लोगे आप, हो सकता है आप लेफ्ट टर्न लो, हो सकता है आप राइट टर्न लो, या हो सकता है आप क्लॉकवाइज टर्न लो, या हो सकता है आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न लो, या हो सकता है आप यू टर्न लो, या हो सकता है आप स्ट्रेट जाओ। तो कुछ इतनी पॉसिबिलिटीज होती है टर्न्स के लिए जब भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। अगर मैं टर्न की बात करता हूँ तो टर्न का मतलब होता है हम मूव करेंगे कितना डिग्री, 90 डिग्री। टर्न का मतलब हम मूव करेंगे 90 डिग्री, तब तक 90 डिग्री करेंगे जब तक डिग्री आपके क्वेश्चन में अलग से मेंशन ना की हो। मान लो कहीं लिखा हुआ है आपको लेफ्ट 45 डिग्री टर्न करना है तो वहाँ ठीक है, बट अगर आपसे बोला जाए कि आपको लेफ्ट मूव करना है तो आप नॉर्मली टर्न लोगे 90 डिग्री। तो इस पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जरा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं कभी भी राइट टर्न की बात करूँगा आपसे, जब भी मैं राइट टर्न की बात करूँगा तो राइट टर्न का मतलब होता है मूवमेंट इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, है ना। जैसे क्लॉक चलती है, क्लॉक कैसे चलती है आपकी, है ना, तो हम कैसा टर्न लेंगे, क्लॉक वाइज टर्न। सेम अगर मैं लेफ्ट टर्न की बात करूँ आपसे तो लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक मतलब कैसे, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन मींस कुछ। तो बस इन्हीं में ही पूरा डायरेक्शन का सार है आपका। राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी से हम छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि पर्सन कहाँ मूव कर रहा है। अगर नहीं बताया जाता है तो हम हमेशा ये कंसीडर करेंगे कि जो पर्सन है वो नॉर्थ डायरेक्शन आपका फेस कर रहा है। अगर आपसे कभी भी ना बताया जाए कि किस डायरेक्शन पे पर्सन फेस कर रहा है तो हमको यही मानना है कि पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन पे फेस कर रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन। कोई पर्सन है ए, वो नॉर्थ चलना स्टार्ट करता है और सर्टेन डिस्टेंस चलता है 5, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, ठीक है, और 6 किलोमीटर जाता है। तो राइट टर्न मतलब कैसे, देखो अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं, अभी हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। तो इस लाइन को रेफरेंस मानेंगे, इस लाइन को रेफरेंस मानेंगे और कितना टर्न हो जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे टर्न होंगे। इस लाइन को रेफरेंस मान के जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे टर्न होऊंगा, सपोज अभी देखो मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऊपर की ओर जा रहा हूँ, है ना, और मुझे टर्न होना है क्लॉकवाइज, मींस जैसे क्लॉक चलती है राइट, तो मैं कैसे जाऊँगा, कुछ इस तरीके से, है ना। और कितना जाऊँगा, 90 जाऊँगा, मतलब मैं आपका इस डायरेक्शन पे मूव करूँगा। और कितना चलूँगा, 6 चलूँगा। इसके बाद ये पर्सन पॉइंट बी पर जाता है, पॉइंट बी के बाद पॉइंट सी पे पहुँचता है, और पॉइंट सी पे पहुँचने से कहा जाता है कि आप एक काम करो, आप लेफ्ट टर्न करो। तो लेफ्ट टर्न कैसे जाएगा भाई साहब, ये जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो आगे ये कहाँ जा रहा है, आपका ईस्ट की ओर जा रहा है ना, तो इस ईस्ट से आपको कैसे टर्न करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब कुछ इस तरीके से जाना है। अभी आप सीधे जा रहे हो और आपको कैसे टर्न लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी उल्टा कैसे चलेगी, इस तरीके से चलेगी, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, ये नॉर्थ पहुँच जाओगे, है ना। बहुत लोगों की डिस्टेंस चली 7। फिर आपसे बोला गया कि अब आप एक काम करो, आप फिर से लेफ्ट चलो, ठीक है। तो फिर लेफ्ट का मतलब क्या होगा, देखो
अभी आप कहाँ जा रहे हो, नॉर्थ पे जा रहे हो, फिर इस लाइन को रेफरेंस मान के आपको क्या करना है, एक लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो आप कहाँ पर आ जाओगे, अगेन इस डायरेक्शन पे आ जाओगे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आप एंड फॉर्म कर सकते हो, अगेन आपको राइट जाना है तो आप क्या कर सकते हो, फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आप राइट टर्न ले सकते हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है मूवमेंट का, राइट डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन, ध्यान को ध्यान रखना है हमको। राइट डायरेक्शन की बात की है तो हम क्लॉकवाइज टर्न लेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन की बात की है तो हम लेफ्ट टर्न, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो जो टर्न लिए गए थे वो 90 डिग्री के थे। सपोज करो अभी एंगल चेंज कर दे, अब ये बोले कि सर हमको 90 डिग्री नहीं चलाना है, अब हमको कुछ और काम करना है। जैसे इसी एग्जाम्पल में इनिशिएट करते हैं हम लोग। तो पर्सन है, नॉर्थ की ओर गया है, उसने समथिंग डिस्टेंस चली है। अब ये हमसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे आने के बाद पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर आने के बाद ये 45 डिग्री का राइट टर्न ले रहा है। तो अगेन हम लोग रेफरेंस लाइन मानेंगे कि ऊपर जा रहा है ना। ये रेफरेंस लाइन आपको तब तक माननी है जब तक आप सीख नहीं जाते हो। जैसे ही आप सीख जाओगे कि हाँ ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, है ना। अब हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, तो आपको बिना ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए नॉर्मली फिगर बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से कितना चलना है हमको, राइट टर्न लेना, कितना लेना है, 45 डिग्री राइट टर्न लेना है। तो देखो हम ऊपर क्यों जा रहे हैं, है ना, और क्लॉक कैसे चलता है आपका, ऐसे, ठीक है। तो हमें इस डायरेक्शन पे टर्न होना है, और कितना टर्न होना है, 45 डिग्री। तो अभी अब इसके पहले हमने क्या टर्न किया था, 90 डिग्री टर्न किया था। अब हम कितना टर्न करेंगे, 45 डिग्री। ये एंगल आपको कितना बनता है, अगर मैं नॉर्मली टर्न की बात करूँ ये 90 बनता है, और हमें क्या करना है, इसको आधा टर्न करना है, मतलब हमें यहाँ तक टर्न करना है। हम टर्न तो करेंगे बट आधा ही टर्न करेंगे, है ना। तो मीन्स हम इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सी लगती है आपकी, नॉर्थ। अब यहाँ पर इसने कहा गया कि आपको अब एक काम करो, अब आप नॉर्थ ईस्ट पे तो पहुंच गए हो, अब आप यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लो। मीन्स ये बात कर रहा है किसकी, 90 डिग्री की बात कर रहा है कि अब 90 डिग्री का एक टर्न ले लो। तो देखो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ पे जा रहे हैं। लेफ्ट टर्न की बात की मतलब हमको कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है ना। तो यहाँ से हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, कितना चलेंगे, 90 डिग्री। 90 मीन्स 45 एंड 45। तो अभी तो देखो समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो, इस पॉइंट से कुछ सर्टेन लाइंस रेफरेंस के लिए और ड्रॉ करो, वर्टिकली डाल लो, हॉरिजॉन्टली डाल लो। तो अभी क्या दिख रहा है, अभी आपको एंगल दिख रहे हैं, है ना। एंगल कैसे दिख रहे हैं, बाई पार्टीशन एंगल दिख रहे हैं, ठीक है। आपको देखो ये रेफरेंस लाइन थी हमारी, इसे टर्न कितना करना है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, कितना करना है, 45। तो मीन्स अगर मैं यहाँ तक टर्न करता हूँ तो कितना होता है, 45, और हमें कितना करना है, 90, मतलब हमें इतना ही और चलना पड़ेगा। तो मैं 45 और चल लेता हूँ, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, नॉर्थ वेस्ट पर पहुँच जाऊँगा। फिर हमसे बोला जाता है कि ये काम करो 45 डिग्री डायरेक्शन। तो देखो अगेन हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट पे जा रहे हैं। फिर से एक काम करो, फिर से रेफरेंस लाइन एक डाल लो, है ना। अब हमें इस लाइन से क्या करना है, एक राइट टर्न लेना है। राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज टर्न लेना, कितना टर्न लेना है, 45 डिग्री। तो फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे नॉर्थ। तो ये इसके बिहाफ से आप एंगल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो कई तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल लेके बताया है कि एक ही पर्सन मूव कर रहा है, ठीक है, और वो सर्टेन पॉइंट्स पे जा रहा है और फाइनली कहीं पर रुक जा रहा है। एग्जामिनेशन में आपसे क्या पूछेगा कि फाइनली वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, या फाइनली वो जिस डायरेक्शन पे खड़ा है उस डायरेक्शन पे अपना जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो कहाँ पर देख रहा है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन पे है, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, या उसकी किसी सर्टेन पॉइंट से लेकर के किसी भी सर्टेन पॉइंट तक का मिनिमम डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस कितना है। इतनी चीजें वो आपसे पूछेगा। इसके अलावा देखो और क्या पूछा जाता है आपसे कि ये तो सिंगल पर्सन की बात थी। अब हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दे, मान लो कुछ पॉइंट दे दिया A B C D E F एंड G। अब इन पॉइंट्स को रैंडमली अरेंज करें। जैसे आपसे वो ये कहे कि पॉइंट A और C के बारे में बताएं, पॉइंट A और C के बारे में बताएं कि पॉइंट A C के नॉर्थ है
10 मीटर, फिर वो पॉइंट सी और बी के बारे में बताया, फिर वो पॉइंट ई और बी के बारे में बताया। मतलब वो जो भी डिस्कस कर रहा है वो रैंडमली ही डिस्कस कर रहा है, किसी के भी पॉइंट किसी के भी साथ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सर्टेन पॉइंट को उठाना है। जैसे मान लो आपने क्या किया, ए और बी को इनिशिएट कर लिया, ए और बी को आपने उठा लिया। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए, अब हमको देखना है कि हमको पूरे पैराग्राफ पे कहाँ पर ए पॉइंट मिल रहा है या कहाँ पर बी पॉइंट मिल रहा है। जहाँ पर मिल रहा है हमें फिर से स्टार्ट करना है वहाँ से। जैसे मान लो पहली बार बात की ए और बी की पहली लाइन में, हो सकता है उसने सेकेंड लास्ट लाइन में बात की वो पॉइंट बी और डी की, तो हम क्या करेंगे, बी और डी के बारे में ड्रा कर लेंगे। फिर हो सकता है आपसे थर्ड लाइन में बात की हो पॉइंट डी और सी की, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट डी और सी को ड्रा कर लेंगे। इसी तरीके से हो सकता है आपसे उसके बाद की लाइन में बात की हो पॉइंट सी और जी की, तो हम क्या करेंगे, सी और जी के बारे में ड्रा कर लेंगे। और इस तरह करते करते हम अपना फिगर कंप्लीट कर लेंगे। और फाइनली आपसे क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, है ना, वो हम नॉर्मली बता दें। तो दूसरा तरीका ये था पूछने का। अब इसके और भी तरीके पूछने के, जैसे ये कोडिंग के फॉर्म में पूछ ले, हो सकता है आपसे कोड करके पूछ ले, है ना। कोड करने का मतलब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट इसके बारे में बात ना करके ये आपसे सिंबल्स के बारे में बात करें। हो सकता है आपसे कह दे कि अगर कुछ ऐसा लिखा है, मान लो a@b मींस a इज नॉर्थ ऑफ b, और यहाँ पर 5 का मतलब 5 मीटर। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दे कि a/b का मतलब है a इज ईस्ट ऑफ b, है ना। या हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसा लिख दे a/b मींस पॉइंट a इज वेस्ट ऑफ b। फिर आपसे फाइनली एक क्वेश्चन देके पूछे कि इफ these conditions are applicable then find what is the direction of r, find what is the direction of r with respect to p। तो हमको पता है एट द रेट का मतलब क्या है, हमको पता है एस का मतलब क्या है, हमको पता है एप्सिलॉन का मतलब क्या है, और हम वो चीजें क्या कर देंगे, वहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे और इजीली अपने आंसर को फाइंड करेंगे। तो इतनी चीजें आपसे प्री एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन चीज़ों को अगर मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड करूँ, स्टैंडर्ड का मतलब है अगर मैं 1% ना लेकर के 2% ले लूँ या 3% ले लूँ, या अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सर्टेन पॉइंट है, पॉइंट ए, और इस सर्टेन पॉइंट से 3 बसें चलना स्टार्ट होती है ना, पॉइंट बसेस पी क्यू एंड आर, और इनका मूवमेंट आपको दे दे डिफरेंट पैराग्राफ, और आपसे पूछे कि अगर ऐसा कुछ है तो आप बताओ कि सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो किस बस ने ट्रेवल की, या बस पी का जो इनिशियल पॉइंट है वो बस आर के फाइनल पॉइंट से किस डायरेक्शन पे है ना। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी हो जाता है। यहाँ पर तो हमको एक ही पर्सन की बात की, यहाँ पर 3% की बात करें, पी की क्यू की आर की, है ना। तो ये चीज़ लेंदी हो जाती है, और जो चीज़ें लेंदी होंगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी वो चीज़ें पूछेगा आपसे मेल से, ठीक है। तो प्री के लिए इतना आता है और मेल के लिए बाकी भी चीज़ें आती हैं। थोड़ा सा हो सकता है पजल मिला के पूछ दे, ठीक। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था डायरेक्शन का। अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी वो शैडो टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है। शैडो टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं पूछता है, शैडो में भी हमको बस इतना याद करता रहता है कि अगर जो आपका सन है ना, अगर मॉर्निंग टाइम, अगर आपका मॉर्निंग टाइम है तो जो आपका सन है वो सन होगा ईस्ट में, ठीक है। और अगर आपका इवनिंग टाइम है तो आपका सन होगा वेस्ट पे, ठीक है। और जो पर्सन की पोजीशन है वो हमेशा, परछाई है वो हमेशा सन के अपोजिट बनती है। सपोज अगर सन आपका ईस्ट पे, ठीक है, तो जो पर्सन होगा उसकी परछाई होगी वो कहाँ बनेगी, वो इस तरह, ठीक है। या अगर मान लो सन आपका यहाँ पर वेस्ट पे, तो पर्सन की परछाई आपकी, शैडो आपकी ईस्ट पे। इसी के बिहार से हम लोग शैडो के क्वेश्चन करते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, या कभी कभी रेलवे में पूछ लेता है।
हेलो शुभम जी।